वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीडीसी नर्सिंग क्लासेस आपकी मदद कर रहा है आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 3। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ में कर रहे हैं और टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आपने ये तो सुना ही होगा कि तैयारी तो सब करते हैं, पर आप इस तरीके से तैयारी करिए कि जीतिए। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सब्जेक्ट का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर से देखिएगा। पार्ट 3 में मेनली जो रिमेनिंग एमसीक्यू हैं हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले को करते हुए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू है, कन्वर्जेंस ऑफ द आई इज डिफिकल्ट नोन एज। कन्वर्जन ऑफ द आई इज डिफिकल्ट होता क्या है इसमें? ये एक आई डिसऑर्डर है और आई डिसऑर्डर में क्या होता है, आई मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, आई को इनवर्ट टर्न करने में आईज में प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? होता क्या है, डबल विजन की वजह से कॉज होता है, आईज में स्ट्रेन हो जाता है या फिर मसल वीकनेस होती है जिस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। तो इस कंडीशन को कहते क्या है? ऑप्शन दिया है, मोबियस साइन, टोसिस कहते हैं या फिर ग्राफिक साइन कहते हैं या फिर स्टेल्विगस साइन कहते हैं। तो इन सारे साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से साइन हैं। तो सबसे पहला है कि कन्वर्जेंस ऑफ द आईज को हम कहते हैं मोबियस साइन। मोबियस साइन में क्या होता है कि आईज को टर्न करने में, मूव करने में डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। सेकेंड ऑप्शन में दिया था टोसिस, इसमें होता है ड्रूपिंग ऑफ द आईज, मीन जो अपर आईलिड होता है वो अफेक्टेड होता है। थर्ड वन है ग्रेफी साइन, इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज की वजह से ये कॉज होता है और आईज में जो मूवमेंट होता है ये इम्पेयरमेंट होता है इस कंडीशन में भी। और इसी के साथ में फोर्थ वन है स्टेल्विगस साइन। स्टेल्विगस साइन भी ग्रेविस डिजीज की वजह से ही कॉज करता है, बट इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स से कि इसमें पार्शियली हम आईज को ब्लिंक नहीं कर पाते, मीन्स आई जो ब्लिंक होती है वो पार्शियली होती है, कंप्लीटली ब्लिंक नहीं हो पाती। क्वेश्चन हमारा ये था, कन्वर्जेंस ऑफ द आई इज डिफिकल्ट। जो कन्वर्जेंस ऑफ द आई है, इस डिफिकल्टी को हम क्या कहते हैं? इस डिफिकल्टी को कहते हैं मोबियस साइन। मोबियस साइन में क्या होता है, जो आईज होते हैं उन्हें मूव करने में, उन आईज में इधर उधर इन्वर्ट टर्न करने में डिफिकल्टी होती है। ग्रेफिक साइन रेफर्स टू द डिफिकल्टी इन द कन्वर्जिंग द आईज। डिफिकल्टी को मतलब ये इंडिकेट करता है, मैंने बताया था ग्रेफिक साइन में भी डिफिकल्टी होती है मूव करने में, बट इसमें क्या होता है, ये ग्रेविस डिजीज की वजह से कॉज होता है। और मोबियस साइन क्या है, इसमें आई को टर्न करने में, इन्वर्ट टर्न करने में डिफिकल्टी होती है। ऑफन सीन इन द सर्टेन न्यूरोलॉजिकल ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंडीशन। ये किसमें दिखता है? न्यूरोलॉजिकल और ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंडीशंस में दिखता है। एक्सप्लेनेशन को देखिए, कंफ्यूज मत हुई है। ग्रेफिक साइन का भी मतलब यही होता है कि आई में मूव करने में डिफिकल्टी होती है, बट जो मोबियस साइन है इसमें आई को इनवर्ट टर्न करने में डिफिकल्टी होती है। तो कन्वर्जेंस ऑफ द आई डिफिकल्टी को हम किस नाम से भी जानते हैं? ये साइन इंडिकेट करता है मोबियस साइन। नेक्स्ट हम देखेंगे, एलिस साइन इज एसोसिएटेड विद। एलिस साइन क्यों परफॉर्म करते हैं? टेस्ट करने के लिए, एग्जामिनेशन होता है बेबी के बॉडी में एच डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो डेवलपमेंट डिस्प्लेशिया ऑफ द हेप या फिर एपिस्पार्डियासिस या फिर हाइपोस्पार्डिस या फिर टनल सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए एलिस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। मैम अभी आपने एक्सप्लेनेशन में बताया कि एलिस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं डेवलपमेंट डिस्प्लेशिया ऑफ हिप को फाइंड आउट करने के लिए। एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को हम जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको लाइन पोजीशन पे रखते हैं और जो उनका नी होता है और जो हिप होता है उसको फ्लेक्स्ड रखते हैं। देन हम कंपेयर करते हैं नी को अनदर नी से। अगर उसका लेवल डिप्रेस्ड है या फिर कम है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या है, DDH है। DDH का मतलब होता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप। क्लिनिकल टेस्ट, ये कैसा टेस्ट है? क्लिनिकल टेस्ट होता है असेस करने के लिए डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप इन द इन्फेंट। इन्फेंट बेबी में डायग्नोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू द हिंदू एडॉप्टेशंस एंड द मेंटेनेंस एक्ट, जो कब स्टार्ट हुआ है? 1956 में। ये पूछा भी जा सकता है कि हिंदू एडॉप्टेशन एंड द मेंटेनेंस एक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। द एज ऑफ द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड शुड नॉट बी मोर देन ईयर। जो बच्चे हैं उनका एज कितनी ईयर होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
क्या बेबी 10 ईयर के होने चाहिए, 15 ईयर के, 18 के या फिर 20 के? तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, बच्चों की उम्र 15 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। According to the Hindu Adaptations and the Maintenance Act 1956, the age of the child to be adopted should not be more than the 15 ईयर, मीन्स बेबी की हाइट जो एज है उनका 15 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ओरल थ्रश। ओरल थ्रश किस वजह से होता है? फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी बेबी फीड कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनके टंग में एक व्हाइटिश कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है, कवरिंग एक अगर होती है टंग में, तो वो किस वजह से कॉज होता है? क्या कैंडिडा एल्बिकल्स की वजह से, क्लैमिडिया की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोकोकस की वजह से कॉज होता है? अगर आपने हमारे पहले के माइक्रोबायोलॉजी में वीडियोस देखे हैं तो आपको इसका आंसर जरूर से पता होगा। किस वजह से कॉज हो रहा है? कैंडिडा एल्बिकल्स की वजह से कॉज होता है। फंगल इन्फेक्शन है। कैंडिडा एल्बिकल्स टाइप ऑफ द फंगस दैट कॉमनली कॉज ओरल थ्रश। ये क्या कॉज करता है? मेनली ओरल थ्रश को कॉज करता है। बट पार्शियली द इन्फेंट एंड द इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जिनमें इम्यूनिटी जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता और जो फीड कर रहे होते, इन्फेंट होते, उनमें ये ज्यादातर कॉज होता है या फिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एट व्हाट एज डज द स्लीप पैटर्न बिकम लाइक अ अडल्ट फॉर द चिल्ड्रन। ऐसे कौन सा एज है जिसमें बच्चों का जो स्लीप पैटर्न है अडल्ट पेशेंट की तरह हो जाता है? ऐसी कौन सी एज में बच्चे जो सोते हैं तो जितना नींद बड़े लोगों का होता है उतना ही उनका हो जाता है। अभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद उन्हें सुला दिया जाता है। मेरे घर पे भी मेरा एक नेफ्यू है, तो जब भी वो छोटा था तो वो क्या करता था, जब भी दीदी उसे थोड़ा बहुत ट्रीट करके उसे सुला देती थी। तो बच्चे क्या करते हैं, सोते जाता है, बट जैसे ही वो लेटर ऑन अपनी एज में ग्रो करते जाएंगे तो उनका जो स्लीप पैटर्न होता है नॉर्मलाइज हो जाते हैं अडल्ट पेशेंट की तरह। तो कौन सी एज में ऐसा होता है? 2 ईयर ऑफ द एज में, 3 ईयर ऑफ द एज में, 6 ईयर ऑफ द एज में या फिर 8 ईयर ऑफ द एज में देखने को मिलता है। तो 6 ईयर ऑफ द एज में बेबी का जो स्लीप पैटर्न होता है, जब प्री स्कूलर एज में बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन पे जो बच्चा होता है उनका स्लीप पैटर्न अडल्ट की तरह से हो जाता है। जैसे अडल्ट लोगों का स्लीप पैटर्न होता है वैसे ही चिल्ड्रंस का भी हो जाता है। By the 6-year-old children sleep pattern often mature and become more similar to those of the adult। कैसा हो जाता है? बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो जाता है उसके, जिनके किसके कंपैरिजन में? अडल्ट पेशेंट की तरह ही उनका स्लीप पैटर्न हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नींद की बहुत ज्यादा नीड होती है। सुबह भी सो रहे हैं, थोड़ा सा मालिश वगैरह कर दिया फिर वो सो गए, कुछ फीड वगैरह करवा दिया तो फिर वो सो गए। मीन वो सोते ही रहते हैं ज्यादातर और थोड़ा ही टाइम होता है जिसमें वो एंजॉय करते हैं या फिर अवेकन रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे which of the following measure is an attempt to reduce the loss of control। ऐसा कौन सा मेजर है जो इंडिकेट करता है लॉस ऑफ कंट्रोल को? क्या प्रमोट फ्रीडम, जब भी हम फ्रीडम को पेशेंट बच्चे हैं जो मतलब कि नॉर्मल चाइल्डहुड हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं फ्री रहने के लिए, या फिर कीप डाइट रूटीन, उनको रूटीन डाइट में रख रहे हैं, या फिर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द चेंज, या फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उन्हें फ्री रख रहे हैं कि वो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें पार्टिसिपेट करें और जो भी चेंजेस हैं वो अपनी बॉडी में या फिर अपनी लाइफ में लेकर आए, या फिर इंकरेजिंग द सेल्फ सफिशिएंसी, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी के लिए सफिशिएंट लेवल के लिए उन्हें इंकरेज करते हैं। तो जो मेजर्स हैं अटेम्प्ट टू रिड्यूस द लॉस कंट्रोल, ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द चेंज। पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप वो क्या करें, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेकर आए जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। Maintaining a routine can help reduce the feeling of the loss of the control and provide a sense of the stability। ये क्या इंडिकेट करता है? जो कंट्रोल की फीलिंग होती है उसको ये रिड्यूस करता है, इसी के साथ साथ स्टेबिलिटी बच्चों के अंदर ये लेकर आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल सेक्स क्रोमोसोम एनॉमलीज इज। जब भी मेल सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है, अनॉमलीसी होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या कैलिनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम कहते हैं, या फिर ट्राइसोमी 13 सिंड्रोम कहते हैं। अभी जो डाउन सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है इसमें? पेशेंट के अंदर
फिजिकल प्रॉब्लम होती है, फिजिकल डिले होता है, लर्निंग में अबनॉर्मलिटी होती है, स्पीच डिले होता है और वो अच्छे से बेबी जो होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है। एंड द ट्राइसोमी 13 में क्या होता है, वेरियस मल्टीपल ऑफ ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं। मतलब हार्ट इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होगा, इंटेलेक्चुअल भी डिले होंगे और फिजिकली भी उनमें अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड जो जोएलबर्ग सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, जो फैटी एसिड होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, जिस वजह से न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट बेबी की बॉडी में अकर होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मेल सेक्स क्रोमोसोम एनोमलीज को क्या कहते हैं? मेल सेक्स क्रोमोसोम एनोमलीज को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक कंडीशन, जितने भी दिए हैं जेनेटिक कंडीशन की ही वजह से कॉज होते हैं। बट मेल से क्रोमोसोम एनोमलीज किसे कह रहे हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को कहते हैं। ये जेनेटिक कंडीशन है वेयर द मेल हैव अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसमें होता है क्या है, मेल की बॉडी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, डबल एक्स होता है, डबल एक्स इन द पाई होने कितने चाहिए, एक्स वाई होने चाहिए। इसमें एक और कॉपी लग जाती है क्रोमोसोम की, तो ये क्या बन जाता है, डबल एक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। लीडिंग टू वेरियस फिजिकल एंड द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्या कॉज करता है, फिजिकल और डेवलपमेंटल जो भी अबनॉर्मलिटी होती है वो बेबी के अंदर अकर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न। सबसे पहले जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं तो हम क्या चीज असेस करेंगे? ऑप्शन में दिया हुआ है, अबगार स्कोरिंग करते हैं, या फिर इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देंगे, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन को तुरंत परफॉर्म किया जाता है, लास्ट वन है सक्शन करते हैं। देखिए तीनों ही चीजें, जितने भी ऑप्शन दिए चारों ही इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि फर्स्ट असेसमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। अगर आपने हमारा पार्ट सेकंड देखा है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि अबगार स्कोरिंग कैसा होता है, एक क्विक असेसमेंट होता है और आफ्टर द बर्थ हम इसको स्टार्ट कर देते हैं 1 एंड 5 मिनट में। और इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, पेशेंट की बॉडी में करते हैं हम। जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं उनमें हम अपीयरेंस उनका देखेंगे, पल्स रेट देते हैं, ग्रिमेस देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं और उनका रेस्पिरेशन भी चेक करते हैं। तो ये असेसमेंट होता है जब बेबी बॉर्न होते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन पे तुरंत परफॉर्म किया जाता है। अफगान स्कोरिंग इज अ रैपिड असेसमेंट। ये कैसा असेसमेंट है, रैपिड है, फर्स्ट फॉर्म में यही किया जाता है न्यूबॉर्न में। ओवरऑल हेल्थ इवैल्यूएटिंग द फैक्टर्स लाइक द हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड द मसल टोन, ये सारी चीजें इसमें असेस करी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस व्हिच अकर ऑफ अदर देन द लंग। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, लंग्स के अलावा और अदर फैक्टर्स हैं जहां पे मतलब कि बैक्टीरिया जो है स्प्रेड हो रहा है और जो डिजीज है उसे कॉज कर रहा है। तो ट्यूबरक्लोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी मींस लंग्स के बाहर जाके कॉज कर रहा है, या फिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये तो लंग्स में ही होता है, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस ये सीवियर फॉर्म होता है, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस ये कहाँ अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में चक्कर अदर देन द लंग्स, वो ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स के अलावा और किसी साइड को अफेक्ट करता है, नाम में ही ऑप्शन में ही दिया गया है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मींस लंग्स के आउटसाइड, बाहर के ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा और मतलब कि आउटर साइड में है, लंग्स में नहीं है। तो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस भी कहा ब्लड स्ट्रीम में होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहाँ अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। तो इनमें से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी नहीं दिया है तो आप इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन दिया हो तो उसमें भी टिक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस रेफर टू द टीबी दैट अकर आउटसाइड ऑफ द लंग्स अफेक्टिंग द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्स्ट्रा का मतलब ही क्या है, बाहर, आउटर साइड, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स से बाहर, एक्स्ट्रा साइड मतलब अदर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है कंपेरिजन टू द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12th year old boy has fractured his arm। 12 साल का लड़का है और उसके आर्म में फ्रैक्चर हो गया है। After injury is casted, the nurse has to perform all of the following assessment except 12 साल का बच्चा है, फ्रैक्चर हुआ है उनकी आर्म में, तो नर्स सारी ही चीजें असेस करेंगी एक्सेप्ट बट एक चीज को नहीं असेस करेंगे। रेडियल अल्नर पल्स क्या नर्स चेक करेंगी जब भी आर्म में फ्रैक्चर हुआ है, फिंगर मूवमेंट को देखेंगी और कैपिलरी रिफिल को देखेंगे, या फिर स्किन इंटीग्रिटी को देखेंगे, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको नहीं चेक करा जाएगा जब भी जो बॉय है उसका आर्म फ्रैक्चर हुआ है। तो जब भी आर्म फ्रैक्चर होता है तब उस टाइम पे हम
रेडियल अल्नर पल्सेशन को भी चेक करते हैं, रेडियल पल्स को चेक करेंगे। बॉडी में फिंगर मूवमेंट को देखेंगे कि फिंगर मूव तो कर रहे हैं, फिंगर्स में तो कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं है। इसी के साथ साथ कैपिलरी रिफिल को भी चेक करते हैं ब्लड लेवल को असेस करने के लिए। बट यहाँ पे स्किन इंटीग्रिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता, फ्रैक्चर में इसको चेक नहीं किया जाता है। While skin integrating is a crucial, the immediate concern after the casting of fracture are circulatory pulse, capillary refill and the neurological sensation movement assessment। ये कास्टिंग के टाइम पे किया जाता है और इसमें क्या करते हैं, मेनली स्किन इंटीग्रिटी में पल्स और कैपिलरी रिफिल को चेक करते हैं। ये क्रूशियल है, बट इन सारी चीजों को करते हैं किसको छोड़ के, स्किन इंटीग्रिटी को छोड़ के। नेक्स्ट देखेंगे तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर एक्ट कब स्टार्ट हुआ है? 1986 में स्टार्ट हुआ था। एक आ सकता है, इसका ईयर पूछ सकते हैं आप कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ था। ये बच्चों के लिए है जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए, कि कोई भी बच्चा क्या है काम नहीं करेगा बाहर होटल्स में या फिर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। उनके लिए 14 ईयर ऑफ द एज के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा कंपलसरी है। गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो बच्चों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। लेबर जो है, लेबर जो एक्ट है इसीलिए स्टार्ट किया गया था उनके लिए। हाउ मच पनिशमेंट डज द employees make on the employment of the children in the restricted occupations and the processes। जब भी कोई भी ऑक्यूपेशन दे रहा है बच्चों को जिनका एज 14 ईयर से कम है या फिर उतना नहीं वो एलिजिबल है कि वो जॉब कर सके, तब भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा जा रहा है, हायर किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जो भी अथॉरिटी मेंबर हैं उनको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है, मिनिमम 3 मंथ का होगा और मैक्सिमम 3 ईयर का, या फिर मिनिमम 1 मंथ का और मैक्सिमम 3 ईयर का होगा, मिनिमम ऑफ द 3 मंथ और द मैक्सिमम 2 ईयर, और द लास्ट वन इज मिनिमम 3 मंथ और द मैक्सिमम 1 ईयर। अब आप बताइए, कोई भी लेबर करवा रहा है, पेशेंट बच्चों से काम करवा रहा है, तब उस टाइम ड्यूरेशन में उनको कितनी टाइम के लिए सजा मिलनी चाहिए, कितना पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मिनिमम 3 मंथ टू द मैक्सिमम 3 ईयर तक उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी यही डिसाइड करा है कि उनको कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर के लिए और मैक्सिमम 3 मंथ टू द 3 ईयर्स के लिए। तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में स्टार्ट हुआ था। पनिशमेंट फॉर द एम्प्लॉयज हु वायलेट द एक्ट, जो भी अगेंस्ट इस एक्ट के अगेंस्ट में जाते हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम द 3 मंथ टू द 3 ईयर्स ऑफ द प्रिजनमेंट। मीन्स उन्हें जेल में रखा जाएगा 3 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए। The child changes a rattle from one hand to the another hand at the age of। ऐसा कौन सा एज होता है जब भी बच्चे रैटल को वन हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफर कर लेते हैं। ग्रैस्पिंग स्किल्स उनके अंदर आ जाते हैं, ये रिफ्लेक्सेस उनके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं और चीजों को वो आसानी से ग्रैस्प कर लेते हैं। क्या 4 मंथ में ऐसा होता है, 6 मंथ में ऐसा होता है, 1 ईयर में होगा या फिर 15 मंथ में होता है। तो जब भी बच्चों के अंदर दोनों हैंड उनके एक्टिवेट हो जाते, ग्रैस्प करने लगते, तो ऐसा कब होता है, 6 मंथ ऑफ द एज में होता है। अराउंड द 6 month old infant often develop the ability to transfer object from one hand to the another। वो उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो एक हाथ से ऑब्जेक्ट को होल्ड करके सेकंड हैंड में वो ट्रांसफर कर लेते हैं इजीली। ऐसा इसलिए होता है उनके रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं, मूवमेंट उनका पॉसिबल हो जाता है, फाइन मोटर जो भी एक्टिविटी है या फिर रिफ्लेक्सेस है वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 year old आर कॉल्ड। ये तो मैम हमें पता है, आपने पहले भी पार्ट 2 में हमको बताया, हमको पढ़ाया है, तभी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखिए। पार्ट 3 में हम आगे के एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने पार्ट 2 देखा है तो वो कमेंट करके जरूर बताइए कि जिन बच्चों का एज 3 to 6 ईयर है उन बच्चों को हम क्या कहते हैं। क्या प्री स्कूलर की कैटेगरी में आएंगे, वो इन्फेंट बोलेंगे, स्कूलर बोलेंगे और टॉडलर बोलेंगे? जल्दी से बताइएगा, क्या कहते हैं? प्री स्कूलर कहते हैं जब भी बच्चों का ईयर कितना है, 3 to 6 ईयर का है। और 1 to 3 ईयर के एज के जो बच्चे होते हैं उनको हम टॉडलर कहते हैं। 1 ईयर तक हम क्या कहेंगे, इन्फेंट कहते हैं। और 28 डेज के लिए जो बेबी होते हैं उन्हें न्यूनेट्स बोलते हैं। प्री स्कूलर आर द चिल्ड्रन बिटवीन द 3 to 6 year old characterized by the rapid cognitive, social and the emotional डेवलपमेंट। इन बच्चों में क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से हो रहा होता है, इमोशनली भी ये बच्चे अच्छे से इस एज में ग्रो करते हैं। ये रैपिड ग्रोथ टाइम पीरियड होता है बच्चों के अंदर।
और इस टाइम में बच्चे जो बहुत ही एक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, हर एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, और चाइल्डहुड इमरजेंसी होने की भी इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं टॉडलर ही पेशेंट हमारे। चाइल्डहुड इमरजेंसी इन्हीं पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने में मिलती है। एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट बोन डिसऑर्डर इज, ऑटोसोमल बोन डिसऑर्डर किसको कहा गया है? अकॉन्ड्रोप्लेशिया को, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया या फिर रेट सिंड्रोम। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये तो एक कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी एंड द लंग्स दोनों को ही अफेक्ट करता है, जिसमें म्यूकस का नॉर्मली प्रोडक्शन होता है, इसलिए कंडीशन तो नहीं हो सकता। थैलेसीमिया क्या है? ये ब्लड डिसऑर्डर होता है, ब्लड में एनीमिया की स्टेज को कॉज कर देता है। रेट सिंड्रोम भी नहीं हो सकता। तो क्या बचता है हमारे पास में? अकॉन्ड्रोप्लेशिया, ये कंडीशन बचती है। जो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट बोन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये। अकॉन्ड्रोप्लेशिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द बोन ग्रोथ। ये क्या कॉज कर रहा है? बोन ग्रोथ को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू द शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड अदर स्केलेटल अबनॉर्मलिटी। ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। स्केलेटल जो भी सिस्टम है उसमें इंपेयरमेंट करेगा, गेस्चर को अबनॉर्मली फॉर्म करता है, और बोन की ग्रोथ अच्छे से इसमें नहीं हो पाती। शॉर्ट हाइटेड जो भी गेस्चर है वो फॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नो शो अ डिजीज? ऐसा कौन सा कंडीशन है या फिर ऐसे कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो किसी भी डिजीज के लिए इंडिकेट नहीं करते या फिर एलिजिबल नहीं है, जिसके थ्रू हम किसी डिजीज को डायग्नोज कर पाए? ऑप्शन में क्या दिया गया है? वेट ऑफ नॉर्मल वेट एक्सपेक्टेड द 60 टू द 80 डिग्री। वेट कितना है पेशेंट का? 60 टू 80 है। या फिर पम्प्ड अप है, तो हम कंसीडर कर पाएंगे क्या कि पेशेंट को कोई भी डिजीज है। चाइल्ड अलर्ट बट इरिटेबल, बच्चा कैसे एकदम से अलर्ट है पर इरिटेबल कंडीशन में है। मेड स्किन ड्राई, थिन, रिंकल्ड एंड अनस्टेबल। किसी भी पेशेंट का स्किन ड्राई है और थिन है, रिंकल्ड प्रेजेंट है और अनस्टेबल भी है इसी के साथ, तो क्या ये इंडिकेट करेगा कि कोई पेशेंट बीमार है या फिर नहीं? ऑब्वियसली करेगा। ड्राई स्किन है तो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, थिनिंग है, रिंकल्ड प्रेजेंट है तो स्किन प्रॉब्लम को भी, उसी के साथ साथ कोई भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है, इसके थ्रू बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन जो है किसी भी डिजीज को इंडिकेट करती है। चाइल्ड अलर्ट है बट इरिटेबल स्टेट में, तो ये भी कंसीडर करता है कि बच्चे कहते हैं बेबी परेशानी है बेबी को, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पफ्ड फेस भी ग्रेव डिजीज में और बहुत ज़्यादा जो डायबिटिक कंडीशन होता है उसमें, मार्फन सिंड्रोम में भी ऐसा दिखता है। बट वेट ऑफ द नॉर्मल वेट एक्सपेक्टेड 60 टू 80, जो नॉर्मल वेट है एक्सपेक्टेड कितना है 60 टू 80 डिग्री, ये नहीं कंसीडर कर रहा है किसी भी डिजीज कंडीशन को। ये तो बहुत इजी एमसीक्यू था, आप सभी इसको कर सकते हैं। देखिए एक और एमसीक्यू आ गया जिसको हम पहले सेकंड वीडियो में भी डिस्कस करा है। तो जो बच्चे सेकंड वीडियो देखकर आ रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट मिल्क आफ्टर द डिलीवरी इज नोन एज, पहला मिल्क जब भी मदर की ब्रेस्ट से सिक्रीट होता है तो उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? क्या लोग क्या कहेंगे? कोलोस्ट्रम कहेंगे, एमेनोरिया कहेंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं कहेंगे? इनमें से कोई तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी ना कहें। तो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है मदर की ब्रेस्ट से, ओ इसमें तो वो ऑप्शन है कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये कैसा ब्लड होता है? येलोइश कलर का होगा, थिकन फॉर्म में होता है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है बेबी की हेल्थ के लिए। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बेबी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है स्टेज पे उसको फुलफिल कर रहा होता है। इसी के साथ में लोग क्या क्या है, ये ब्लीडिंग होता है मदर को जो भी डिलीवरी के बाद में स्टार्ट होता है उसको लोग क्या कहते हैं उस स्टेज में, इसमें भी अलग अलग के टाइप आते हैं, ओबीजी में आप पढ़ेंगे। एमेनोरिया ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड है वो क्या है? कोलोस्ट्रम। सबसे पहला मिल्क कौन सा निकलता है? कोलोस्ट्रम निकलता है। एक्सप्लेनेशन में क्या है? कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क। ये कैसा मिल्क है? पहला मिल्क है जो प्रोड्यूस होता है मदर की ब्रेस्ट से आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, रिच इन द एंटीबॉडीज एंड द न्यूट्रिएंट। ये किस में रिच होता है? एंटीबॉडीज में एंड द न्यूट्रिएंट रिच होता है, बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसी के साथ में नेक्स्ट हम देख रहे हैं द लास्ट फेज ऑफ द सेपरेशन एंजाइटी इज। जो सेपरेशन एंजाइटी होता है तभी भी बेबी सेपरेट हो रहे होते हैं उस टाइम पे जो सबसे लास्ट जो सिम्टम होता है या फिर रिएक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है, बेबी क्या शो करते हैं? क्या वो डिटैचमेंट का फेज होता है या फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं जाना है, हाथ पैर मार रहे हैं, रोकर दिखा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं,
या फिर डिस्पेयर का, डिप्रेशन का स्टेज होता है, या फिर रिस्पेक्ट वो शो करते हैं सेपरेशन के टाइम पे। अभी रिस्पेक्ट तो शो नहीं करेंगे, डिस्पेयर डिप्रेशन भी कॉमनली है, दिखता है, बट ये लास्ट स्टेज में नहीं आता। प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, बट ये फर्स्ट स्टेज में होता है, जब भी पेशेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिखता है डिटैचमेंट, वो एकदम से डिटैच हो जाते हैं, उनका बिहेवियर विथड्रॉल हो जाता है इस कंडीशन में। द फेज ऑफ द डिटैचमेंट, द फाइनल स्टेज ऑफ द सेपरेशन या फिर एंजाइटी। एंजाइटी सेपरेशन का डिटैचमेंट एक लास्ट स्टेज होता है, वेयर द इंडिविजुअल बिगिंस टू एक्सेप्ट द सेपरेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेपरेशन को, डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ द जीन डिस्क्रिपेंसी इज द हेमोफीलिया। कौन सा चीज है जो हेमोफीलिया को इंडिकेट करता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। एक्स लिंक्ड मेनली ये जो मेल पेशेंट होते हैं उन्हीं को अफेक्ट करता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में मार्फन सिंड्रोम ये आते हैं, और सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इसमें अकर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशंस आते हैं, और ये डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है इसमें। एंड द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, ये दोनों को ही अफेक्ट करता है, गर्ल्स को भी एंड मेल्स को भी। तो जो हेमोफीलिया है किसको इंडिकेट करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है, जो मेल पेशेंट में कॉमनली देखने को मिलता है। और कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो म्यूटेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है और लीड करता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर को। हेमोफीलिया इज कनेक्टेड टू द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट कंडीशन, आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप जरूर से बताएंगे अगर आपने माई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के वीडियोस देखे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के वीडियोस देखे और माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने जरूर से कि बीसीजी इज एडमिनिस्ट्रेड टू प्रिवेंट। बीसीजी का वैक्सीन किस लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, कौन से डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। डिप्थेरिया को प्रिवेंट करने के लिए देंगे, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए देंगे, पोलियोमाइलिटिस को प्रिवेंट करने के लिए देंगे, या फिर लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं। देखिए बीसीजी के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि बीसीजी वैक्सीन का किस लिए यूज किया जा रहा है। तो बीसीजी वैक्सीन का यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। बीसीजी इज इक्वल टू ट्यूबरक्लोसिस, इतना याद रखिए बस। BCG vaccine is administered to prevent the tuberculosis, particularly in the regions with the high TB prevalence. It provides the protection against the severe form of the TB, such as the TB meningitis. अगर ब्रेन में भी इसको ने कॉज करा है या फिर लंग्स अफेक्टेड है, तो उस कंडीशन में हम BCG का वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को प्रिवेंट कराने के लिए, अर्ली प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैग साइन इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिजीज। जो फ्लैग साइन होता है, अभी ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग नहीं है, तो फ्लैग साइन होता है ये किस डिजीज को इंडिकेट करता है। क्या जो कोशिका को इंडिकेट करेगा, एनीमिया को इंडिकेट करता है, या फिर ज़ेरोथैल्मिया को इंडिकेट करता है, या फिर मेरास्मस को इंडिकेट करता है। तो जब भी फ्लैग साइन दिख रहा है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, कोशिकोर को इंडिकेट करता है। माल न्यूट्रिशन का ये कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पेशेंट का डिले होता है, और स्किन एकदम ड्राइनेस सी होगी, पेशेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, फिजिकली अबनॉर्मलिटी दिखेगी, और पेशेंट मतलब कि किसी भी फॉर्म में वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। फ्लैग साइन refers to the appearance of the alternating dark and the light band of the hair. पेशेंट के हेयर कैसे हो जाते हैं, डार्क कलर के अंदर लाइट कलर में बैंड होते हैं। ऑफन seen in the children with the kwashiorkor, a form of the malnutrition. अभी लोग क्या करते हैं, बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हैं स्मूथनिंग के लिए। तो जब भी बॉडी में क्या है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो हेयर कैसे हो जाएंगे, डार्क एंड लाइट बैंड कलर के अकर होते हैं, दिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाशियोर इज डेवलप्ड ड्यू टू द लैक ऑफ। अभी मैम ने अभी बताया, बिल्कुल मैंने अभी एक्सप्लेन करा है कि क्वाशियोर किस वजह से हो रहा है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जल्दी से बताया, प्रोटीन से कैलोरीज कम है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है, तो किस वजह से क्वाशियोर अकर होगा, किस वजह से डेवलप होता है। तो क्वाशियोर इज डेवलप्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। जब भी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उस वजह से क्वाशियोर कॉज होता है। Kwashiorkor is a form of the malnutrition caused by the inadequate protein intake leading to the edema, muscle wasting and the other symptom. बहुत सारे मल्टीपल ऑफ ऑर्गन को ये इंक्लूड करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी डिले हो जाएगा, और पेशेंट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, एडिमा भी दिखेगा, मसल वीकनेस भी अगर होती है इसी के साथ में। नेक्स्ट हम देखेंगे द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द जॉइंटिस इन द न्यूबॉर्न।
जो तरीके के जॉइंटिस होते हैं जब भी बेबी बॉर्न होता है, फिजियोलॉजिकल एंड द पैथोलॉजिकल। तो कॉमनेस्ट टाइप कौन सा, सबसे ज्यादा क्या चीज अकर होती है, कौन सा टाइप अकर होता है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल या फिर हेमोलाइटिक और द ऑब्स्ट्रक्टिव। मैम अभी आपने दो तरीकों को बताया, तो इन दोनों में से हम बता सकते हैं कि कौन सा एक कंडीशन है जो कॉमनली अकर होता है बेबी की बॉडी में, जॉइंटिस सबसे ज्यादा जो कॉज करता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, सबसे ज्यादा अकर होता है। पैथोलॉजिकल डिजीज कंडीशन को इंडिकेट करता है, फिजियोलॉजिकल में किसी भी इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है, नॉर्मली हील हो जाता है। Physiological jaundice is a common condition in the newborn caused by the breakdown of the red blood cells. जब भी jaundice हो रहा है तो ये लीवर इन्फेक्शन को शो करता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, इसीलिए बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। एंड द इमेच्योर लीवर फंक्शन, कि लीवर कैसा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर अपना फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में ये अराइज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ कंजेनाइटल हेमोलाइटिक डिजीज कॉज्ड बाय द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इज। कंजेनाइटली जो डिजीज कॉज हो रहा है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, उसको क्या कहते हैं? क्या हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलासिस कहेंगे, या फिर सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, या फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, या फिर जॉइंटिस कहते हैं? तो क्या क्वेश्चन है, कंजेनाइटल हेमोलाइटिक डिजीज क्यों कह रहे हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलासिस की वजह से, मीन्स जो आरबीसी है उनका ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलासिस द कंडीशन वेयर द मदर्स इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है बेबी के ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में है, और इसलिए मदर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर निगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, तो मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट द जो बेबी का ब्लड है उसके अगेंस्ट में, और वो अब नॉर्मली उसको क्या करेंगे, किल करेंगे। इसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो मदर की बॉडी सिक्रीट करती है एंटीबॉडीज को। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ब्लड फॉर द फीटस लीडिंग टू द हेमोलाइसिस एंड द एनीमिया, जिस वजह से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा और एनीमिया की कंडीशन है वो इंडिकेट करता है ये। So that's all about the today's topic, today's lecture। हमने इस वीडियो में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जितने भी एमसीक्यू थे उनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो के थ्रू लर्न करा तो कमेंट करके जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले अपकमिंग जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता है। थैंक यू क्लास।